हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट बेस आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और धमाकेदार, एक और धांसू, एक और धमाकुलस सेशन 40 डेज क्रैश कोर्स स्किल शॉर्ट कोर्स का डे 18 का टॉपिक 18वें दिन। भैया नया चैप्टर, नया ताजा तरीन, नई उमंगे, नई तरंगों के साथ का चैप्टर है जो कि क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स है। याद करो 11th क्लास का ये बड़ा अच्छा चैप्टर हुआ करता था। क्यों अच्छा हुआ करता था? क्योंकि बड़े आसान आसान इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स देखने को मिलते थे। और अच्छा इसलिए भी होता था क्योंकि ये चैप्टर तुम 10th में भी पढ़ते थे। याद करो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, इस नाम से चैप्टर हुआ करता था 10th में 11th में। बस उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसके क्विक कंसेप्ट फॉलोड बाय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड देन फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लोग ये जानते हैं कि एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने की नीड क्यों हुई। क्योंकि क्या हुआ था कि एक एक करके शुरुआत में तो 7-8 एलिमेंट जब डिस्कवर्ड हुए थे तब तक तो लगा कि ठीक है, एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है और वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज याद करी जा सकती है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब नंबर एक्सीड हो गया 10 से ऊपर, तो फिर यह अंदाजा लगा लिया गया कि ये एलिमेंट की डिस्कवरी रुकने नहीं वाली है और बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हो सकते हैं। और जैसे कि आज के सिलेबस के हिसाब से 127 एलिमेंट दुनिया में आ चुके हैं। अब 127 एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद रखना, इंडिविजुअली उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार क्यों ना एलिमेंट को अभी से क्लासिफाई करना चालू करें। जैसे 10 के ऊपर गए एलिमेंट, उनने कहा कि इसको क्लासिफाई करना चालू करते हैं, मतलब इनकी ग्रुप्स बना देते हैं, इनकी क्लासेस बना देते हैं और ये इनकी प्रॉपर्टी को पढ़ाई करने में मदद करेगा। और इनके जो ग्रुप्स बनेंगे वो उनके प्रॉपर्टी के आधार पर ही बनाएंगे सो दैट कि उनकी स्टडी बहुत अच्छे से कर सके। तो इसके लिए काफी अटेम्प्ट्स पुराने साइंटिस्टों ने किया था, जिसमें सबसे पहले शुरुआत हुई थी डॉबिनेट ट्राइड से, जिन्होंने ट्राइड बनाया था ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, बट वो फेल हो गए थे क्योंकि 3 ट्राइड से ज्यादा नहीं बना पाए थे। फिर आए थे न्यूलैंड साहब, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। वो अलग ही थ्योरी, अलग ही कंसेप्ट लेकर आए। वो पता नहीं, शायद हिंदी म्यूजिकल नोट बहुत सुनते हो या इंग्लिश म्यूजिक के बड़े फैन हो। उनने कहा जैसे म्यूजिकल नोट्स में हर 8वां लेटर रिपीट करता है, वैसे हर 8वां एलिमेंट भी अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। तो उनका एक लॉ बन गया विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स मींस ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बन गया। तो ये लॉ भी काफी फेमस हुआ, लेकिन कैल्शियम के बाद वो लॉ भी फेल हो गया। तो न्यूलैंड लॉ के फेल होने के बाद आए मेंडलीव। एक्चुअली मेंडलीव से पहले लॉथर मेयर साहब आ गए थे। लॉथर मेयर ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये समझाने की कोशिश की थी कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज का क्या वेरिएशन होता है। यानी कि कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर बदलेगा तो उससे एटॉमिक साइज पे क्या असर पड़ेगा, उस वेरिएशन को उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दिस लॉथर मेयर कर्व। तो ये सारी बातें लॉथर मेयर के ग्राफ यानी कि लॉथर मेयर कर्व से पता चली, जिसका कंक्लूजन पार्ट ड्रॉ करके मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक लॉ बनाया, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। और जिस लॉ के दम पे उन्हें एक टेबल बना कर दिया विच इज कॉल्ड एज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हालांकि उस लॉ के कुछ लिमिटेशंस थी, उस टेबल में बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को ओवरकम करा मोस्ले साहब ने, हेनरी मोस्ले ने, और वो लेकर आए एक नया पीरियोडिक टेबल जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज की तारीख में हम जो फॉलो करते हैं वो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोस्ले के द्वारा। सो मेनी अटेम्प्ट्स वर मेड टू क्लासिफाई द नोन एलिमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. These are Proud's hypothesis, Dobiner triads, Newland's law of octaves, Lothar-Meyer's atomic volume curve, Mendeleev's periodic table. The properties of elements are periodic functions of their atomic weights and modern periodic law. So finally, the law which incorporates the modern periodic table is the modern periodic law provided by Henry Moseley. और हेनरी ने बोहर और ब्यूरी की बहुत ज्यादा मदद ली थी। बोहर की भी ने थ्योरी को माना था, ब्यूरी की एक थ्योरी थी उसको भी माना था, और अपना एक लॉ प्रपोज किया था जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और इसी के दम पर एक टेबल बनाया जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Now, Henry Moseley showed that the atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic mass and formulated modern periodic law. उस periodic law में बस उसने इतना चेंज करा कि जो atomic size होता है वो atomic mass पे डिपेंड नहीं करता बल्कि atomic number पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्चुअली जो लॉथर-मेयर कर्व था वो atomic mass वर्सेस वॉल्यूम का था, नॉट नंबर। ठीक है, नंबर नहीं था उसमें, atomic mass वर्सेस वॉल्यूम का था। और मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ भी यही कहता है कि कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट की उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करेगी। लेकिन हेनरी मोस्ले ने रेक्टिफिकेशन किया, ये करेक्शन किया कि नहीं भैया, एटॉमिक मास किसी भी एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होती,
इससे भी ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक नंबर। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एटम की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगी, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी। और यही बात मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बोली गई, यही बात मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में समझाई गई। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ can be stated as the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number and not of atomic masses। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बदलती जाएंगी, कौन सी? फिजिकल भी और केमिकल भी। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? बिकॉज दिस प्रॉपर्टी ट्रेंड विल गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। जैसे एक ट्रेंड पर्टिकुलरली फॉलो कर रहा है तो वो ट्रेंड बाद में रिपीट भी होगा, फिर वो एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, फिर वो रिपीट भी होगा। तो ये जो चीजें रिपीट होती हैं, जो चेंज रिपीट होते हैं, उसे हम पीरियोडिक चेंज कहते हैं। जैसे संडे का आना, हर 6 दिन निकलने के बाद वापस 7वां दिन संडे आ जाता है। संडे का आना और जाना इज अ पीरियोडिक चेंज। दिसंबर मंथ का आना, फरवरी मंथ का आना, मार्च मंथ का आना, अप्रैल मंथ का आना, पीरियोडिक चेंज है। हर एक मंथ निकलने के 11 महीने के बाद वापस से वही मंथ आ जाता है। इट्स अ पीरियोडिक चेंज। तो यहां पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी पीरियोडिक चेंज है। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक ट्रेंड के हिसाब से बदलती है, लेकिन वो वापस भी आएंगे उसी ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि ये पीरियोडिक चेंज है। और ये बदलना और वापस आना सब कुछ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक नंबर पे। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड एज बोर्स पीरियोडिक टेबल एंड इट इज जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल। तो बेसिकली इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल, बट इसको हम बोहर पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इन दिस टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर Z। द आइसोटोप्स, these are all the grouped together as they have the same atomic number। The isotopes are all grouped together। आइसोटोप्स को सबको एक साथ ग्रुप में रखा है क्योंकि सबका नंबर सेम होगा। और यही बात मेंडलीव से अलग हो गई, क्योंकि मेंडलीव ने कहा था कि सब कुछ एटॉमिक मास पर डिपेंड करेगा। तो हमने कहा फिर तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को भी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि हर आइसोटोप्स का एटॉमिक मास तो अलग अलग होता है। जैसे तुम हाइड्रोजन रख रहे हो 1 वाला, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्यों नहीं रख रहे? तो ये मेंडलीव की कमियां थी, ये खामियां थी उनके अंदर। ये करेक्शन हो गया क्योंकि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो उसने कहा मैंने पीरियोडिक टेबल नंबरों के दम पे अरेंज किया है। अब हाइड्रोजन, प्रोटियम मानो, ड्यूटेरियम मानो या ट्रिटियम मानो, तीनों का नंबर तो सेम है जो कि 1 है। क्लोरीन तुम 35 वाला मानो या 37 वाला मानो, दोनों का नंबर तो सेम है जो कि 17 है। तो ये चीजें जो होती हैं ये आपको सेम मिलती हैं, ये आपको सारी चीजें सेम मिलती हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग नाउ। द टेबल कंटेन्स 7 पीरियड्स। ये जो टेबल है ये 7 पीरियड कंटेन करता है, रिप्रेजेंटिंग 7 ऑर्बिट्स एंड 18 ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग 1 to 18। 1 से लेकर 18 तक 18 ग्रुप रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें द कंसेप्ट ऑफ सब ग्रुप ए एंड बी इज रिमूव्ड। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप का सब ग्रुप बनाया था, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, ऐसे सब ग्रुप्स बनाए थे, उसको हटा दिया एंड आर गिवन नंबर 1 to 18। द नेम ऑफ जीरो ग्रुप इज चेंज टू ग्रुप 18। मेंडलीव ने जीरो ग्रुप दिया था जो कि कहा था कि ये उनके लिए जिनकी रिएक्टिविटी जीरो है। जीरो रिएक्टिविटी मतलब नोबल गैसेस जो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करती। मेंडलीव ने जो जीरो ग्रुप दिया था वो बात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में रख दी गई। मतलब जीरो ग्रुप हटा दिया गया, अब जो जीरो ग्रुप है उसको 18 ग्रुप बोलते हैं। तो अल्टीमेटली जितनी भी नोबल गैसेस है या कहना चाहिए इनर्ट गैसेस है, जिनकी वैलेंसी शून्य होती है, जिनकी कोई रिएक्टिविटी, कोई टेंडेंसी नहीं होती, रिएक्शन करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती, कोई रिएक्टिविटी नहीं होती, उनको ग्रुप 18 में रखा गया है जो कि नोबल गैसेस का ग्रुप माना जाता है। अब अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की तो ये है वो पीरियोडिक टेबल। तो आप इसमें क्लियरली देखोगे 1 से लेकर 18 तक सारी चीजें हैं। ये जो जीरो ग्रुप जिसको पहले बोलते थे मेंडलीव में, उसको बोल दिया गया 18 तक। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और 7 पीरियड्स होंगे। ये पीरियड नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये पीरियड्स है। इसमें बकायदा सेपरेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल भी किया गया है। जितने भी लेफ्ट हैंड साइड पर हैं वो मेटल है, जो राइट हैंड साइड पर है वो नॉन मेटल है। और इसमें आपको एक डायगोनल दिखेगी जो कि बाउंड्री है, जो मेटलॉइड की है। जो किसकी है? मेटलॉइड की है। तो ये आपको बाउंड्री दिखेगी जो किसकी है? मेटलॉइड्स की है। ये आपको बाउंड्री दिखेगी जो किसकी है? ये मेटलॉइड्स की है। तो ये मेटलॉइड्स हैं। इसके पीछे जितने होंगे दीज आर कॉल्ड एज मेटल्स। इसके आगे जितने होंगे ये सब दे आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। तो बहुत अच्छे से सेपरेट किया गया मेटल और नॉन मेटल को, और दोनों के बीच में एक बाउंड्री बनाई गई है डायगोनल जो कि मेटलॉइड्स की है। मेटलॉइड्स मतलब ये बेसिकली दीज आर मेटलॉइड्स which have both the properties of metals as well as of non-metals, so they are called as metalloids, जिनके पास दोनों प्रॉपर्टी है, मेटल की भी है और नॉन मेटल की भी।
तो ये चीज हो गई मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की, ठीक है। ये क्लियर दिखा हुआ है, पीरियड नंबर्स क्लियरली दिखे हुए हैं। पीरियड नंबर से ये ज्ञान भी मिलता है भाई कि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कितनी शेल्स है, क्योंकि जितना पीरियड नंबर होगा उसके पास उतनी शेल्स होंगी। जैसे लिथियम सेकंड पीरियड में तो 2 शेल्स है, सोडियम थर्ड पीरियड में तो 3 शेल्स हैं। जिसका जितना पीरियड नंबर होगा उसके पास उतनी शेल्स होंगी। वैलेंसी का भी ज्ञान मिलता है ग्रुप नंबर से। तो ग्रुप नंबर बेसिकली अगर छोटा है 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड ग्रुप पे तो उनकी उतनी वैलेंसी होती है। 10 के बाद जितने ग्रुप से उसमें से आपको 10 को माइनस करना पड़ेगा। जैसे 13 ग्रुप है तो 13 माइनस 10 कर दो तो आपको वैलेंसी मिल जाएगी 3। 14 ग्रुप है तो 14 में से 14 माइनस 10 कर दो तो 4। ये वैलेंसीज इनकी होती है जो आपको इनके डिफरेंट ग्रुप नंबर्स की मिलती है। आगे बात करते हैं नाउ, जो पीरियोडिक टेबल है पूरा वो 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। अगर हम पीरियोडिक टेबल पे फिर से नजर डालें तो ये वाला ब्लॉक होता है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का एस ब्लॉक, ये आपका एस ब्लॉक होता है। ये आपका पूरा होता है डी ब्लॉक, यहां से लेकर यहां तक पूरा 3rd से लेकर 10 ग्रुप तक का, 13 से लेकर 18 तक का, मतलब 3rd से लेकर 12 तक का, सॉरी 10 ग्रुप 10 जो होते हैं ग्रुप्स वो इसमें आते हैं। और इसके बाद 13 से लेकर 18 तक का आपके पास जो ग्रुप होता है वो होता है पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक हो गया आपका, दिस इज पी ब्लॉक, ठीक है। ये आपका एस ब्लॉक हो गया, वो पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक। और जो नीचे के तो ग्रुप्स अलग से बने जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं एफ ब्लॉक के, वो होते हैं किसके, एफ ब्लॉक के। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, एफ ब्लॉक का ग्रुप। तो ये हो गया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक्स होते हैं। एस ब्लॉक में हम 2 ग्रुप्स रखते हैं, एक एल्कली मेटल और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल। एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। पी ब्लॉक 13 से लेकर 18 तक है, जिसमें आपके पी के ऑर्बिटल में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 13 से लेकर 18 ग्रुप तक वो चीजें चलती है। और 13 से लेकर अगर 18 ग्रुप तक वो चीजें चलेंगी तो पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 6 जगह एंटर कर सकता है, तो वो उस हिसाब से 6 ग्रुप्स इसके अंदर आएंगे। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में एंटर करेगा तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। सो ग्रुप 13 से लेकर 18 तक एक्सक्लूडिंग हीलियम बिलोंग टू दिस ब्लॉक, देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ब्लॉक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज ns2np126। पी ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2np126। एस ब्लॉक के एलिमेंट का होता है सिर्फ ns1 या 2। ns1 भी हो सकता है अगर पहले ग्रुप में है और 2 भी हो सकता है अगर सेकंड ग्रुप में। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, क्योंकि एस और पी के जो मेनली फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के जैसी ही प्रॉपर्टी को दिखाते हैं और फर्स्ट एलिमेंट से वो पूरी प्रॉपर्टी शुरू होती है। हालांकि एबनॉर्मल बिहेवियर भी उन्हीं एलिमेंट का होता है जिसको हम एनामोलस बिहेवियर कहते हैं। वो क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। जब जो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो फर्स्ट एलिमेंट से की अलग होती है और बाकी एलिमेंट्स की बिल्कुल अलग होती हैं, और दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, जो एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है सेकंड पीरियड के एलिमेंट का, उस वजह से सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स बहुत ही अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो उनके नीचे लिखे गए उसी ग्रुप में, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है। यहां पर अब हम चर्चा करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप भी आपको देखने को मिलेगा एस ब्लॉक में खास तौर से और पी ब्लॉक में खास तौर से। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब लिथियम के डायगोनल में जो एलिमेंट है मैग्नीशियम, जैसे लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप का मैग्नीशियम है जो लिथियम के डायगोनल में, तो वो इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी। बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करेगी, बोरॉन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करेगी। इस तरीके से हर डायगोनल प्रॉपर्टी, डायगोनल में रखा गया एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, not exactly the same, but yes, similar properties they will exhibit. However, the first 3 elements of second period, lithium, beryllium, boron, shows diagonal similarity with elements magnesium, aluminum and silicon of the third period placed on the right hand side. This is called as diagonal relationship. तो ये diagonal relationship आपको देखने को मिलेगा और ये जनरली सेकंड और थर्ड पीरियड तक ही देखने को मिलता है, मतलब सेकंड और थर्ड पीरियड में ही देखने को मिलता है। देन वी हैव डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो एस और पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक प्योर मेटल रिएक्टिव मेटल का है जबकि पी ब्लॉक आपके रिएक्टिव नॉन मेटल का है। तो डी ब्लॉक मेटल से नॉन मेटल के बीच में ट्रांजिशन स्टेट में मिलते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। यह ग्रुप नंबर 3rd से लेकर 12 तक शुरू होते हैं। देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ब्लॉक। इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है, डी ब्लॉक में। 2 outermost shells of D block elements are incomplete। जो 2 outermost shells होती है D block की वो incomplete होती है। General electronic configuration of D block elements is n-1 D1 to 10 and ns 0 to 1 2। ns में 0 भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि वो स्टेबल करना चाहेंगे डी ऑर्बिटल को। जैसे हम क्रोमियम और कॉपर की बात करें उसमें nd1 आता है, 3d1 आता है, 4s1 आता है, सॉरी 4s1 आता है, और डी में जो आते हैं वो
हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। जैसे 3d5 होगा क्रोमियम में और 3d10 होगा कॉपर में। क्रोमियम में 3d5 और कॉपर में 3d10। तो क्रोमियम और कॉपर में वहां पर आप देखोगे कि s में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। डी में हाफ फिल्ड आते हैं क्रोमियम में और डी में फुली फिल्ड आते हैं कॉपर में। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है क्रोमियम और कॉपर के सेंस में। तो यहां पर हो गया NS 0 to 2, n-1 d 1 to 10। तो 1 to 10 तक के ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपके हो सकते हैं, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन टोटली n-1 d में एंटर करेंगे। और n-1 d में क्यों एंटर करेंगे? क्योंकि n जो है आउटर मोस्ट शेल है, n-1 जो होगा उसका अंदर का कोर होगा, वैलेंस शेल के अंदर वाला कोर होगा। तो अवबॉ प्रिंसिपल के हिसाब से पहले हम NS भरते हैं, अवबॉ प्रिंसिपल के हिसाब से पहले हम NS भरते हैं। NS के भरने के बाद हम n-1 का d भरते हैं। NS के भरने के बाद हम n-1 का d भरते हैं। तो आउटर शेल NS का भरने के बाद हम n-1 d भरेंगे। और n-1 d में भी अगर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का क्राइटेरिया बन रहा होगा तो हम ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन उधार ले लेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम उधार ले लेंगे। देन वी हैव एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जो नीचे के दो ग्रुप्स हैं, जिनको हम बेसिकली लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन उसका n-2 f1 to 14, n-1 d 0 to 1, ns2 होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन f ऑर्बिटल, इसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है इट एंटर्स इनटू f ऑर्बिटल। 2 series 4f lengthenoids and 5f is called as actinoids, also known as rare earth metals। इसको अपन rare earth metals की कैटेगरी में भी रखते हैं। देन वी हैव सर्टेन IUPAC नेमिंग्स, इनकी आपस में IUPAC नेमिंग्स जो होती है 100 एलिमेंट की बात की IUPAC ने नेमिंग करी थी, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि हम सारे नाम को उनके या तो साइंटिस्ट के सोर्स के नाम पर या फिर साइंटिस्ट किसी को ऑनर किया है, जैसे रुदरफोर्डियम, रुदरफोर्ड साहब को ऑनर करने के लिए 104 नंबर का एटॉमिक नंबर रुदरफोर्डियम बोल दिया। तो हर बार ये नंबर याद नहीं होंगे, इसके लिए IUPAC ने क्या बनाया, एक रूल बनाया कि एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर वालों को के लिए आप IUPAC नियम का पालन करोगे। अब उसके लिए क्या करा है, हर डिजिट के लिए एक उनने नेम सोचा हुआ है, हर डिजिट के लिए उनने एक नेम सोचा हुआ है। जैसे 0 डिजिट के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। और ये सिंबल्स दिए हुए हैं। आपको बस क्या करना है, जहां वो डिजिट है वो नंबर नाम बोलना है, और आखिरी में, सबसे आखिरी में नाम के एंड में आपको ईएम वर्ड का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? ईएम वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो जैसे 101 है तो 1 के लिए अन, 0 आ गया, 101 में 101 आ गया, तो 0 के लिए निल और फिर 1 आ गया तो अन। तो अन, निल, अन और ईएम, आखिरी में ईएम, तो अन निल अनियम, अन निल अनियम। 102 आता अन निल बाइयम, क्योंकि 2 के लिए आप बाई यूज करते हो, तो अन निल बाइयम। 115 आ गया अन अन, क्योंकि 1 के लिए अन अन, 5 के लिए वी हैव दिस एज पेंट, तो पेंटियम, अन अन पेंटियम 115 के लिए। 120 के लिए अन बाय निल, क्योंकि अन 1, 2 के लिए 120 है तो 2, बाय फिर 0 है तो निल, अन बाय निलियम, निलियम। क्लियर हो गया? तो ये चीज होती है जो हमें IUPAC नेमिंग के हिसाब से आती है, और 100 से ऊपर कि जितने भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है उनको हम इसी तरीके से नामकरण करते हैं। मोरओवर पीरियोडिक ट्रेंड्स की अब हम बात करते हैं, तो पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हो गया था? एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट्स अरेंज है पीरियोडिक टेबल में वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर अरेंज है। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स डिस्प्ले सेवरल अदर ट्रेंड्स एंड वी कैन यूज द पीरियोडिक लॉ एंड टेबल फॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट देयर केमिकल, फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो यहां पर अपन टेबुलर फॉर्म में इनकी फिजिकल, केमिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, सम ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डिस्कस्ड बिलो। एक एक करके सारी प्रॉपर्टी और उसका ट्रेंड हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की जो दूरी होगी किसी भी एटम की, वो उसका एटॉमिक रेडियस होगी। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। Center of the nucleus to the outermost shell. Outermost shell बोले तो valence shell. It is referred to both covalent or metallic radius depending on whether the element is a non-metal or a metal. तो it is referred to as both covalent या फिर metallic radius depending कि metal non-metal है कि, मतलब जो atom जिसका आप radius निकाल रहे हो वो metal है कि non-metal है। अगर non-metal हुआ तो covalent radius होगी, अगर metal हुआ तो metallic radius होगी। On moving left to right in a period atomic radius decreases. On moving down the group atomic radius increases. Atomic radii are of 3 types. अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगा। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा।
ENC बढ़ेगा, यानी कि न्यूक्लियस की क्षमता बढ़ेगी कि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एटम को, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचना मतलब पुल करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एटम का साइज छोटा होगा। तब तो आप जब भी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि हर बार पीरियड नंबर बदलेगा। पीरियड नंबर बदलेगा मतलब नई शेल्स आएंगी, नई शेल्स आएंगी तो आपका न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी बढ़ती जाएगी, हेंस एटॉमिक रेडियाई बढ़ता जाएगा। अब ये जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस निकलता है डी ऑफ ए बॉन्ड, डायमीटर ऑफ ए बॉन्ड है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस कोवेलेंट बॉन्ड में आपको दिखेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड मान लो होमो एटॉमिक एटम का बन रहा है, ए और ए का, जैसे Cl2 H2, तो इनकी बॉन्ड लेंथ आपने नाप ली, उस बॉन्ड लेंथ को आधा कर दिया, तो Da/A/2, वेयर Da/A इज द बॉन्ड लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। लेकिन मान लो अगर आपके पास दो अलग एटम्स है, हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, हेट्रो डायटोमिक मतलब दोनों एटम अलग है, जैसे HCl, तो उसमें आपको DAB निकालना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ, यानी कि बॉन्ड लेंथ ऑफ A एंड B, H एंड Cl, HCl ले रहे हो तो H एंड Cl। अब वो कैसे निकलेगा? XA एंड X माइनस XB इज वेरी स्मॉल, सो बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल टू RA प्लस RB। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, XA क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एटम, XB क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B एटम, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ सिंपल निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ फर्स्ट एटम प्लस रेडियस ऑफ सेकंड एटम करके, तो वो आपका सीधे निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा है, तो फिर आपको डायमीटर कैसे, बॉन्ड लेंथ कैसे निकालनी पड़ेगी, रेडियस ऑफ फर्स्ट एटम प्लस रेडियस ऑफ सेकंड एटम माइनस 0.09 ऑफ इंटू डिफरेंस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट एटम प्लस रेडियस ऑफ सेकंड एटम आप ऐड कर लोगे, लेकिन कुछ चीजें माइनस भी करनी पड़ेंगी। माइनस क्या करना पड़ेगा, 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इस वैल्यू को आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपको बॉन्ड लेंथ आएगी। रेडियस निकालने के लिए इस बॉन्ड लेंथ का हमें आधा करना है, अल्टीमेटली इस बॉन्ड लेंथ का हमें आधा करना है, तो ये हेट्रोडायटोमिक में हो जाएगा। तो ये DAB आएगा, कब आएगा, ये जब आपके दो एटम्स अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा खासा डिफरेंस हो। तो नीचे वाला फॉर्मूला, अच्छा डिफरेंस नहीं हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला। ठीक है, और डिफरेंस कैसे निकलेगा, XA माइनस XB करके। ठीक है, वैसे वो काई होता है, बट XA माइनस XB आप बोल सकते हो। देन फिर मेटालिक रेडियस, जो तीसरा रेडियस होता है मेटालिक रेडियस, उसमें तो सीधा D/2 करना है। रेडियस निकालने के लिए आपको डायमीटर बाय 2 करना है, वेयर R डैश इज ग्रेटर देन एक्चुअल साइज ऑफ एटम। और यहां मेटालिक रेडियस में जो R डैश आएगा वो एटम के एक्चुअल साइज से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि मेटालिक रेडियस में ये लोग क्या करते हैं, हल्का सा अंदर उसको ओवरलैप नहीं करते एटॉमिक ऑर्बिटल को, ये लोग टच करते हैं या थोड़ी दूरी पर रहते हैं। तो जो डिस्टेंस होगी उसका आधा भी करोगे तो भी आप थोड़ा सा एटॉमिक साइज से ज्यादा आपको यहां पर रेडियस वैल्यू मिलेगी। सो वेयर D इज द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट मेटल आयंस इन द मेटालिक लैटिस। तो जो डिस्टेंस होगा एडजेसेंट मेटल आयंस में, एडजेसेंट मेटल आयंस मतलब जैसे ये सोडियम का मेटल है, ये भी सोडियम का मेटल है, तो ये जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच की, इसको वो लोग कह रहे हैं क्या है, D है। दिस इज बेसिकली योर D, तो ये D होगी। अब ये टच करेगा तो एग्जैक्ट निकलेगा, लेकिन कई बार टच नहीं करेगा, किसी किसी मेटल में टच नहीं करेगा, हल्का सा ऐसा पास तक आ जाएगा, तो फिर ये आपका डिस्टेंस होगा। अब ये डिस्टेंस जो होगा ये D मानना पड़ेगा और इसका आधा करना पड़ेगा, तो आपका R डैश निकलेगा। अब R डैश जो निकलेगा वो उसमें हल्का सा एटम का जो साइज है वो बड़ा आएगा, मतलब एटम के साइज से ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि ये टच नहीं कर रहा फिर भी आपने आधा लिया है, तो ये R डैश होगा, जिसमें एक्चुअल साइज ऑफ एटम से R डैश की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। ये हो गया अपना कौन सा, मेटालिक रेडियस के बारे में। ना वंडर वॉल रेडियस, इसमें R1 इक्वल टू D/2 होगा, वेयर D इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ आइडेंटिकल टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स, और यहां R1 और ज्यादा होगा। क्यों और ज्यादा होगा, क्योंकि वंडरवॉल रेडियस में तो ये 100% बॉन्ड नहीं बनाएंगे, मतलब दो एटम एक सब्सटेंशियल दूरी पर रहेंगे। जैसे मान लो ये हीलियम है, ये भी हीलियम है, तो ये अच्छी सब्सटेंशियल दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस इसके सेंटर से, ये डिस्टेंस इसके सेंटर से, ये डिस्टेंस इसके सेंटर तक की जो दूरी हो गई, इसको हम कहेंगे D। ये हो गई आपकी D बेसिकली। ठीक है, ये D डिस्टेंस हो गई। अब इस D का आधा कर दो। आधा कैसे करोगे, ये डिस्टेंस का तुम आधा करोगे तो ये रेडियस जो होगी ये बढ़ जाएगी, इतनी रेडियस बढ़ जाएगी, इतनी रेडियस बढ़ जाएगी, तो ये जो रेडियस होगी ये इस डिस्टेंस का आधा हो जाएगी, तो ये D/2 हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रही है आपके पास, और इसमें जो रेडियस आएगी वो एटम के साइज से बहुत ज्यादा आएगी, बट ये वॉन्डरवॉल को ऐसे ही निकाल पाएंगे क्योंकि वॉन्डरवॉल रेडियस अल्टीमेटली। तो R1 जो निकल रहा है यहां से, दैट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल साइज ऑफ एटम। कोवेलेंट रेडियस इज
सबसे स्मॉल मेटालिक रेडियस उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा फिर वॉन्डरवॉल रेडियस। तो इससे ये पता चला कि कोवेलेंट रेडियस में क्योंकि ओवरलैपिंग होती है तो सबसे कम वही होती है, फिर मेटालिक रेडियस होती है और फिर सबसे ज्यादा होती है वॉन्डरवॉल रेडियस। ठीक है, at the end of the period atomic radii of inert gases are exceptionally large because they do not form molecule and their radii are simply van der Waals radius। इसलिए कहते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई कम होता है, डिक्रीज होता है, घटता है, लेकिन 17 तक घटता है। ग्रुप 18 में एकदम से बढ़ जाएगा, एकदम से एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर कौन बैठा है, नोबल गैसेस, जो बॉन्ड नहीं बनाती, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती तो बॉन्ड बनाएगी भी नहीं। बॉन्ड नहीं बनाएगी तो वहां पर सिर्फ हम वॉन डेर वाल रेडियस निकालेंगे और वॉन डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा रेडियस होती है, क्योंकि उसमें ये एक्स्ट्रा पोर्शन कुछ ज्यादा ही आ जाता है। तो वॉन डेर वाल रेडियस सबसे बड़ी रेडियस आपको यहां पर देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। नाउ वी हैव द आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियस कुछ नहीं होती, डिस्टेंस किसी भी आयन के अंदर ये पाई जाती है। बेसिकली जैसे सोडियम का आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, तो आयंस में ये पाई जाती है। अगेन होती वही चीज है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की दूरी। तो आउटर मोस्ट शेल तक की दूरी, डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज आयोनिक रेडियस। Cationic radius is always smaller than its neutral atom, while an ionic radius is always greater than its neutral atom। तो सबसे छोटा होता है cationic radius, कैटाइन की रेडियस, उसके बाद न्यूट्रल एटम, उससे ज्यादा न्यूट्रल एटम होता है, और सबसे ज्यादा होता है आपका आयनिक रेडियाई, और सबसे ज्यादा होता है आपका आयोनिक रेडियाई। तो ये ट्रेंड होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। क्लियर हो गया? तो ये चीज होती है कैटायनिक रेडियाई सबसे कम, न्यूट्रल एटम उससे ज्यादा, आयोनिक रेडियाई उससे ज्यादा। आयोनिक रेडियाई में भी एनायनिक, सॉरी एनायनिक रेडियाई, ठीक है, इट शुड बी एनायनिक रेडियाई। तो ये एनायनिक रेडियाई हो गया, ठीक है। और एनायनिक रेडियाई में भी चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेडियस बढ़ेगी। कैटायनिक में जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी रेडियाई घटेगी। तो कैटायनिक रेडियाई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक चार्ज। जितना कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा रेडियस उतनी कम होगी। लेकिन एनायनिक में ऐसा नहीं है, एनायनिक में बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एनायनिक रेडियस is directly proportional to anionic charge, is directly proportional to anionic charge। तो एनायनिक रेडियस जितनी ज्यादा होगी एनायनिक चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। सो ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन लार्जर विल बी इट्स रेडियाई। O22 माइनस O माइनस O, देख रहे हो आप, 2 माइनस है तो सबसे ज्यादा, O माइनस एक ही माइनस है तो थोड़ा कम, O तो न्यूट्रल एटम है तो एनायन से तो कम ही होगा, तो सबसे कम। For isoelectronic species possess same number of electrons, ionic radii is inversely proportional to magnitude of nuclear charges। अगर same number of electrons है तो फिर ionic radii is inversely proportional to magnitude of nuclear charges। जितना nuclear charge ज्यादा होगा ionic radii उतनी कम होगी। nuclear charge मतलब number of protons, nucleus की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की, तो वो न्यूक्लियर चार्ज पर आएगी। और न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज, जो कि प्रोटॉन की वजह से आता है। तो जिसका प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका आयनिक रेडियाई कम होगा, एंड वाइस वर्सा। इसके आगे बात करते हैं हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो एनर्जी जो किसी एटम को आप देते हो ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा सके, उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर एटम बड़े साइज का है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूरी पर है, कुछ अच्छी दूरी पर है, और दूरी पर है तो उसको आसानी से निकाल सकते हो, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो एटम का साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। लेकिन एटम का साइज छोटा है मतलब न्यूक्लियस और उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसको आप निकाल रहे हो, जो आउटर मोस्ट शेल में बैठा है, उनके बीच में दूरी कम है। दूरी कम है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यह हो गया कि साइज अगर छोटा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, साइज अगर एटम का बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी से जो एटॉमिक रेडियस है वो इनवर्सली, मतलब एटॉमिक रेडियस से आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एटॉमिक रेडियस छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, एटॉमिक रेडियस ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी कम, ठीक है। सो जनरली लेफ्ट टू राइट पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। क्योंकि लेफ्ट टू राइट में आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि साइज छोटा होगा। डाउन द ग्रुप में साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। एंड फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल एंड डज हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। जिनके फुली फिल्ड ऑर्बिटल है या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है उनकी एक्सेप्शनली आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेते हैं हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल से, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।
नेक्स्ट, वेरियस फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी वेरीज, एटॉमिक साइज वेरीज इनवर्सली, बात कर चुके हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब उसको रोकने की क्षमता, मतलब न्यूक्लियस के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करेंगे। वो बोलेंगे भाई न्यूक्लियस तुम उसको मत खींचो, हमें खींच लो। तो वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की चुंगल में नहीं आएगा, क्योंकि बीच के इलेक्ट्रॉन उसे शील्ड कर रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितनी ज्यादा होगी उतनी आयनाइजेशन एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियस की चुंगल में वो नहीं है। स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बेकार है तो फिर न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लेगा, फिर आप उसको आसानी से नहीं निकाल सकते, फिर आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बेकार है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो इट ऑल्सो वेरीज इनवर्सली। देन वी हैव न्यूक्लियर चार्ज, वेरीज डायरेक्टली। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के होल्ड करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन को, अगर वो ज्यादा है तो आपको मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, व्हाइल सीशियम हैज द लोएस्ट। तो फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें तो हीलियम मतलब बेसिकली ओवरऑल पीरियोडिक टेबल की बात करें तो लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, सबसे डिक्रीज होगा। तो हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी 1, जबकि सीशियम में सबसे आसानी से निकलेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन of its atom and usually determined by electrons present in valence shell और outer shell। तो नॉर्मली अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जितने वैलेंस शेल में उसके इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही लूज करेगा, तो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही उसकी वैलेंसी भी हो जाएगी। अब क्या होगा, इन अ पीरियड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 अप टू 14 ग्रुप। तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 to 14 ग्रुप तक वैलेंसी इंक्रीज होगी, 1 to 4 से अप टू 14 ग्रुप, एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 1, तो +1 से +4, फिर 4 से वापस 1 तक चली जाएगी, 0 तक चली जाएगी बल्कि उसके आगे के ग्रुप्स के लिए। सो बट वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 7 अलोंग अ पीरियड। तो अलोंग अ पीरियड वो 1 to 7 तक इंक्रीज करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली इन अ पीरियड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, 1 to 4 तक इंक्रीज करेगा एंड देन डिक्रीजेस टू 1। जबकि बट वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 7 अलोंग अ पीरियड। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन वैलेंसी 1 to 7 तक इंक्रीज होगी अलोंग द पीरियड। तो ये चीज होगी आपकी वैलेंसी को लेकर। आगे बात करते हैं, ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम वैलेंसी एज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो जो एक ग्रुप है उस एक ग्रुप में सभी एटम्स की वैलेंसी सेम होगी। तो सेम ग्रुप होगा तो वैलेंसी इनकी आपस में बिल्कुल सेम होगी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल वैलेंसी ऑन अकाउंट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास वेरिएबल वैलेंसी होती है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो पुअर शील्डिंग होती है, कई बार स्क्रीनिंग पुअर भी होती है, तो पुअर स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो एनएस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेता है। पी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NS2 NP 1 to 6। तो NS2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की चपेट में आ जाते हैं, तो फिर NP के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव सिर्फ होते हैं, तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाती है। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जिनमें आता है उन्हीं के NS2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिलीज होंगे, बाकी रिलीज होंगे। तो वहां पर NS2 कई बार रिलीज होता है अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बेकार है तो NS के इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज होते, क्योंकि NS में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनको इनर्ट पेयर बोल दिया जाता है। That effect is called as inert pair effect. Now, term oxidation state is also being used for covalency, which indicates the actual charge on an atom in that particular molecule. It follows the same trend along period of group as वैलेंसी। तो बिल्कुल सेम ट्रेंड फॉलो करता है अलॉन्ग पीरियड और ग्रुप एज वैलेंसी। तो बेसिकली ये वैलेंसी का फंडा होता है। बस एक चीज याद रखना, अलॉन्ग द ग्रुप सारे एटम्स की वैलेंसी सेम होगी, बस इनर्ट पेयर इफेक्ट जहां जाएगा वहां पर आपको वेरिएबल वैलेंसी दिखाई देगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटीज। केमिकल रिएक्टिविटीज का भी अंदाजा लगा सकते हो, ये भी एक पीरियोडिक ट्रेंड है जो पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीजेस विद एटॉमिक रेडियाई एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सो एटॉमिक रेडियाई के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर केमिकल रिएक्टिविटी बदलेगी। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। तो जो नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है वो इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कैरेक्टर जैसे बढ़ेगा वैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आपकी साइज जो होगा वो कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम साइज का बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। सो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की, हीलियम की सबसे
ज्यादा होगी, जबकि सीशियम की सबसे कम होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तो सीशियम की सबसे कम और हीलियम की सबसे ज्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ इनर्ट गैसेस आर एक्सेप्शनली हायर ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन। और वैसे भी नोबल गैस है हीलियम, और कोई भी और नोबल गैस होती तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती, क्योंकि जो नोबल गैसेस होती हैं वो इनर्ट गैसेस होती है, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फिगरेशन में होती हैं। तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि स्मॉलर साइज वाइल अल्कलाइन मेटल्स हैव लोएस्ट आयनाइजेशन वैल्यू ड्यू टू देयर लार्ज साइज। तो जो अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1, उसकी सबसे बड़ा साइज होगा अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में, इसलिए उसके अंदर से आयनाइजेशन एनर्जी मतलब बहुत कम देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल जाएगा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में से। आगे बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 ड्यू टू देयर फुली फिल्ड s ऑर्बिटल्स। ग्रुप 2 जो है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी देन करस्पॉन्डिंग ग्रुप 13। अदरवाइज होता क्या है, ग्रुप 2 ग्रुप 13 लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी 13 की ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं, ग्रुप 2 की ज्यादा है। ग्रुप 2 की क्यों ज्यादा है, क्योंकि ग्रुप 2 का फुली फिल्ड s ऑर्बिटल है कॉन्फिगरेशन, जबकि ग्रुप 13 में वो नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ग्रुप 2 की एनर्जी ज्यादा होगी आयनाइजेशन। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल बी less than actual charge on the nucleus because of shielding or screening electrons of the valence electrons from the nucleus by intervening electrons। तो अगर स्क्रीनिंग कर ली है तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी जो हो जाएगी वो कम लगेगी। So the effective nuclear charge experienced by valence electrons in an atom will be less than the actual charge on the nucleus because of shielding or screening effect। तो शील्डिंग आ गई, स्क्रीनिंग आ गई, मतलब बीच में काफी इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पुल होने नहीं दे रहे न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में कई और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शील्ड कर रहे हैं, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए आप उस पर यह बोल सकते हो कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो पूरा इंपैक्ट नहीं देगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर पूरी तरीके से इंपैक्ट नहीं देगा। इसलिए क्या होगा कि वो शील्डिंग की वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा निकलने के लिए, तो आप कम आयनाइजेशन एनर्जी देकर भी बाहर का इलेक्ट्रॉन निकाल सकते होगे। आगे बात करते हैं इसके बाद, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट इज द रिपल्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल टू रिड्यूस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बेसिकली इट्स अ रिपल्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्या होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स अपने पेनल्टीमेट शेल, आउटर मोस्ट शेल मतलब अल्टीमेट शेल, उसके पीछे वाली जो शेल होगी वो पेनल्टीमेट शेल होगी, दोनों में क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो वो रिपेल करेंगे, तो वो रिपेल करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में रिपल्शन फील होगा, वो रिपल्शन बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल टू रिड्यूस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो वो अल्टीमेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रिड्यूस करेगा। इसके वजह से एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो Z लगेगा वो Z माइनस सिग्मा लगेगा, जिसमें सिग्मा जो होगा वो शील्डिंग कांस्टेंट होगा जिसको हम माइनस करेंगे, और Z जो होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। सिग्मा की जनरली वैल्यू 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल एक्सक्लूडिंग लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके आती है, प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1th शेल। ठीक है, तो 0.35 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल एक्सक्लूडिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पेनल्टीमेट शेल, प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी इनर शेल्स, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन्स है ये सिग्मा निकलेगा। सिग्मा को आप माइनस करोगे, सिग्मा को माइनस करोगे Z से, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकलेगा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट को हटने के बाद, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जितना Z है उतना नहीं लगेगा, उससे कम लगेगा, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो ZF निकालेंगे, ZF, तो ZF इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देन वी हैव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, वैसे अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो एटम से एनर्जी निकल जाएगी, फिर उस एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म गैसियस आयन, और ये हमेशा गैसियस एटम में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रिमूव कराते हो वो भी गैसियस एटम से कराओगे। तो पहले मेटल को आप गैसियस एटम में कन्वर्ट करोगे, फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो भी वो गैसियस एटम में ही ऐड होगा, तो गैसियस एटम विल ऐड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस एन आयन, सो इट विल गोइंग टू फॉर्म गैसियस एन आयन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस और बिकम्स मोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे वैसे वैसे निकलेगी, एंड इट विल बिकम मोर नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा ई यानी कि चेंज इन एंथैल्पी फाइनल माइनस इनिशियल करके आप निकालते हो, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी से निकालते हो, सो इट अक्रॉस द पीरियड व्हाइल इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप और इंक्रीज होगी अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा है एटम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से गेन होगा, और जितनी आसानी से गेन होगा उतनी ज्यादा एंथैल्पी निकालेगा।
तो लेफ्ट टू राइट एंथैल्पी ज्यादा होगी, जो निकलेगी, निकलने वाली एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन अच्छे से गेन नहीं हो सकता क्योंकि न्यूक्लियस जो उसको गेन करना चाहता है वो दूर होता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, तो फिर एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं निकलेगी, तो डाउन द ग्रुप एंथैल्पी डिक्रीज होगी। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बट ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज लार्जर देन क्लोरीन। क्लोरीन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है। अब फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको गेन करना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन के पास प्रॉब्लम है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रखेगा वो 2p ऑर्बिटल में, जिसमें ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है, और 2p बहुत छोटे साइज का है, तो 5 के बाद एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन बहुत रिपल्शन फील करेंगे। तो इसलिए वहां पर हम कहेंगे कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत अच्छी नहीं निकलेगी फ्लोरीन से, जितनी क्लोरीन से निकल सकती है, क्योंकि क्लोरीन जब गेन करेगा तो 3p में गेन करेगा, और 3p में बड़ा साइज है तो 5 और 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 3p में वो 6 इलेक्ट्रॉन रह लेंगे, इसलिए क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है देन क्लोरीन, इसलिए उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से ज्यादा होगी। वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं? पहला है एटॉमिक साइज, वेरीज इनवर्सली, एटॉमिक साइज से इनवर्सली चलेगा, एटॉमिक साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, एटॉमिक साइज बड़ा होता जाएगा डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम निकलेगी। न्यूक्लियर चार्ज से वेरीज डायरेक्टली, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कॉन्फिगरेशन, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी वेरी लो। इनफैक्ट इनर्ट गैसेस की तो ऑलमोस्ट जीरो होती है, क्योंकि इनर्ट गैसेस कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, और जब इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे तो उनकी एंथैल्पी लगभग जीरो के बराबर होगी। Now, periodic trends, moreover, F and O atoms have small size and high charge density, therefore they have low electron gain enthalpy. फ्लोरीन और ऑक्सीजन एटम्स का छोटा साइज है और हाई चार्ज डेंसिटी, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है जितना प्रेडिक्टेड होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 and 15 is low because of their stable half filled configuration, but for group 18 it is positive because of complete shell. तो ग्रुप 18 जो नट गैसेस है जो कि पॉजिटिव दिखाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि वो खुद से रिलीज नहीं करेगा, बल्कि आपको उसको देनी पड़ेगी एनर्जी की भैया तू गेन कर ले इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इनर्ट गैसेस। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिर्फ पॉजिटिव होती है 18 ग्रुप के लिए, जबकि लो होती है किसके लिए? सेकेंड ग्रुप और 15 ग्रुप के लिए, क्योंकि वहां पर आपको हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल मिलेगा ग्रुप 2 में और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल मिलेगा ग्रुप 15 में, तो वो भी इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से गेन नहीं करेंगे, इसलिए उनके अंदर भी आपको दिखेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बहुत ही छोटी वैल्यू, लो वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई भी अगर एटम अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, मतलब किसी एटम से बॉन्ड बना रहा है, उस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, तो उस एटम की तब कही जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन एटम्स के पास ज्यादा होती है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इच्छा रखते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ही गेन करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो बॉन्ड बना रहा है कोवेलेंट, उसका इलेक्ट्रॉन उसमें अपने पास रख लिया। कौन सा? अपना जो शेयर किया था वो तो रख लिया, दूसरे का भी रख लिया। फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, व्हाइल सीशियम इज द लीस्ट वन। Then decreasing order of electronegativity, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन की ऑलमोस्ट सेम है, ब्रोमीन, सल्फर और क्लोरीन की ऑलमोस्ट सेम है, आयोडीन और हाइड्रोजन। इन पीरियड्स लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है जो कि साइज के घटने से बढ़ती है, तो लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इन ग्रुप्स डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम होगी, दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल गोइंग टू डिक्रीज। Now some important scales to measure electronegativity of elements। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की मेजर करने के लिए कुछ स्केल्स आई हैं, जिसमें दो स्केल बड़ी फेमस होती है, एक पॉलिंग स्केल और एक मुलिकन स्केल। पॉलिंग स्केल कहता है डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ टू एटम ए एंड बी विल बी गिवन बाय chi a minus chi b which is equal to 0.102 अंडर रूट ऑफ डेल्टा, वेयर डेल्टा इज नथिंग बट द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ 100% कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी और जो एनर्जी 100% कोवेलेंट बॉन्ड का बीच का डिफरेंस है वो डेल्टा का अंडर रूट करेंगे इनटू 0.102 करेंगे, आपको दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी जो ए और बी के एटम के बीच में है। और डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस ई ऑफ ए बी, एनर्जी जो बॉन्ड तोड़ोगे आप ए माइनस बी मतलब एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ए और बी की, अंडर रूट ऑफ ई ए माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ E B minus B। तो this is what we are having as minus part which is energy for 100% covalent bond। तो ये energy of 100% covalent bond है और ये actual bond enthalpy है। माइनस करोगे you will get delta, डेल्टा का अंडर रूट लेकर 0.012 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.102 से मल्टीप्लाई करोगे तो you will get chi A minus chi B which is the electronegativity difference between A and B। तो ये A और B के बीच में है, तो this is called as Pauling scale। Then we have here A B is the dissociation enthalpy of A and B।
EA is dissociation enthalpy of AA and BB is the dissociation enthalpy of BB. Now we have Mulliken scale. Mulliken scale में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकलेगी वो निकलेगी IE plus EA by 2. ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है. आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ऐड करो. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको किसी भी एटम की, किसी भी m एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगी. मुलिकन वैल्यूज आर लगभग 2.8 टाइम्स ग्रेटर देन पॉलिंग वैल्यूज. तो मुलिकन वैल्यूज जो होती है वो 2.8 टाइम्स मोर होती हैं पॉलिंग वैल्यूज से. अब P का निकालना है तो IE प्लस EA बाय 5.6 और जो काई P होगा विच विल बी इक्वल टू 0.336 इंटू काई M माइनस 0.615. काई M इज द मुलिकन के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, काई P इज दी पॉलिंग स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इसको अगर देखोगे तो काई P इज 0.336 इंटू काई M माइनस 0.615. तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हम नापते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट को. एंड फॉर नोबल गैसेस इट्स वैल्यू इज टेकन एज 0, क्योंकि नोबल गैसेस की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 0 होती है. तो ये था मुलिकन स्केल के बारे में. देन वैलेंसी, कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए. कई एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होते हैं, जो कुछ होते हैं जो गेन करके स्टेबल होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज या गेन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक स्टेबल, इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी. द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन of its atom and usually determined by electrons present in valence shell और outer shell. तो नॉर्मली अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जितने वैलेंस शेल में उसके इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही लूज करेगा, तो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही उसकी वैलेंसी भी हो जाएगी. अब क्या होगा, इन अ पीरियड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 अप टू 14 ग्रुप. तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 to 14 ग्रुप तक वैलेंसी इंक्रीज होगी, 1 to 4 से अप टू 14 ग्रुप, एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 1, तो +1 से +4, फिर 4 से वापस 1 तक चली जाएगी, 0 तक चली जाएगी बल्कि उसके आगे के ग्रुप्स के लिए. सो बट वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 7 अलोंग अ पीरियड. तो अलोंग अ पीरियड वो 1 to 7 तक इंक्रीज करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो बेसिकली इन अ पीरियड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, 1 to 4 तक इंक्रीज करेगा एंड देन डिक्रीजेस टू 1. जबकि बट वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 7 अलोंग अ पीरियड. तो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन वैलेंसी 1 to 7 तक इंक्रीज होगी अलोंग द पीरियड. तो ये चीज होगी आपकी वैलेंसी को लेकर. आगे बात करते हैं, ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम वैलेंसी एज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. तो जो एक ग्रुप है उस एक ग्रुप में सभी एटम्स की वैलेंसी सेम होगी. तो सेम ग्रुप होगा तो वैलेंसी इनकी आपस में बिल्कुल सेम होगी. तो पी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल वैलेंसी ऑन अकाउंट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास वेरिएबल वैलेंसी होती है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो पुअर शील्डिंग होती है, कई बार स्क्रीनिंग पुअर भी होती है, तो पुअर स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो NS इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेता है. पी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NS2 NP 1 to 6. तो NS2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की चपेट में आ जाते हैं, तो फिर NP के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव सिर्फ होते हैं, तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाती है. और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जिनमें आता है उन्हीं के NS2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिलीज होंगे, बाकी रिलीज होंगे. तो वहां पर NS2 कई बार रिलीज होता है अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा है. अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बेकार है तो NS के इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज होते, क्योंकि NS में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए उनको इनर्ट पेयर बोल दिया जाता है. That effect is called as inert pair effect. Now, term oxidation state is also being used for covalency, which indicates the actual charge on an atom in that particular molecule. It follows the same trend along period of group as वैलेंसी. तो बिल्कुल सेम ट्रेंड फॉलो करता है along period और ग्रुप as वैलेंसी. तो बेसिकली ये वैलेंसी का फंडा होता है. बस एक चीज याद रखना, along the group सारे एटम्स की वैलेंसी सेम होगी, बस इनर्ट पेयर इफेक्ट जहां जाएगा वहां पर आपको वेरिएबल वैलेंसी दिखाई देगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटीज. केमिकल रिएक्टिविटीज का भी अंदाजा लगा सकते हो, ये भी एक पीरियोडिक ट्रेंड है जो पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है. तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीजेस विद एटॉमिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. मतलब क्या हुआ, मेटल कैरेक्टर उतना अच्छा होगा जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अच्छी होगी. मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वो अच्छे से निकाल सकेगा. इलेक्ट्रॉन निकाल सकना मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी. तो ये आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर मेटालिक कैरेक्टर होगा. जबकि नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई. तो एटॉमिक रेडियाई अगर घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों बढ़ेंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो या नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलो, बात एक ही है. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलो या मेटालिक कैरेक्टर बोलो, बात एक ही है. तो अगर आपको कोई मेटल कितना अच्छा रिएक्टिव है उससे उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से पता कर सकते हो, और कोई नॉन मेटल कितना अच्छा नॉन मेटल है, कितना रिएक्टिव है, वो उसकी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप पता कर सकते हो। और मूविंग डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस व्हाइल फॉर नॉन मेटल इट डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, हेंस मेटालिक कैरेक्टर अच्छा होगा लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। जबकि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस व्हाइल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो एटॉमिक साइज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी बल्कि गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, हेंस मेटालिक कैरेक्टर कम होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? सो द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नाउ द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, द ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिड्यूसिंग कैरेक्टर एलिमेंट को रिड्यूस करने का कैरेक्टर डाउन द ग्रुप नीचे जाते हुए इंक्रीज होता है, क्योंकि रिड्यूस करना मतलब अपने रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब दूसरों को रिड्यूस करना, मतलब खुद के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो खुद के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, हेंस खुद को ऑक्सीडाइज करना और दूसरों को रिड्यूस करना आसान होगा। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है, हेंस खुद को रिड्यूस करना वाला कैरेक्टर यानी कि खुद को रिड्यूस करना और दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाला कैरेक्टर अच्छा होगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा जबकि रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। नाउ alkali metals are most reactive, strongest reducing agent and have lowest ionization enthalpy। जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और इनकी सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। हैलोजेंस आर मोस्ट रिएक्टिव, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो मेटल्स होते हैं अल्कली मेटल्स वो सबसे अच्छे आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद को रिड्यूस करे लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद को ऑक्सीडाइज करे बट सामने वाले को रिड्यूस करे। नाउ मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल्स बेसिकली बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे जबकि नॉन मेटल्स जो फॉर्म करते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड्स और मेटल ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जबकि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, क्योंकि एसिडिक जो लेफ्ट टू राइट जाओगे वो नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बढ़ेगा। So almost all metallic oxides are basic, but zinc oxide and aluminum oxide are amphoteric। इसलिए कहते हैं और जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो सब बेसिक नेचर के होते हैं सिवाय जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, क्योंकि वो एम्फोटेरिक होते हैं। जिनके पास मेटल, जिनके पास एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर होता है उन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। सिमिलरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक बट कार्बन मोनोऑक्साइड NO2 एंड NO आर न्यूट्रल। Cl2O7 इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। क्लोरीन का जो ऑक्साइड है Cl2O7 सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड है और ज्यादातर जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। यहां पर हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीट होती है जिसमें हम लोगों ने क्विक कंसेप्ट्स पढ़ा है, बहुत इजी वे में हमने सारे कंसेप्ट्स को एक बार एक ग्लिम्स किया, एक जल्दी से इसका एक क्विक गो थ्रू किया है और अब समय आ गया हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब यहां पर देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा जरूरी होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं, उनके कंसेप्ट को समझते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बोले तो वो स्पीशीज जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो भी स्पीशीज लिखी है उनमें सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे Na+, Mg2+, F- एंड O2-, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। अब करना क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ देयर रेडियाई इज, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है उनकी लेंथ का, मतलब एटॉमिक रेडियाई की लेंथ का आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कैटायन सबसे छोटा साइज, उसके बाद न्यूट्रल एटम, उससे बड़े साइज का न्यूट्रल एटम और उससे भी बड़ा एनायन का साइज, तो दिस विल बी एनायन का साइज, तो एनायन साइज उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन होगा? कैटायन में भी जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा हो गया Mg+2, Mg+2 से बड़ा हो गया Na+, से बड़ा हो गया एनायन में जिसका चार्ज सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे ज्यादा, तो पहले F- और F- से भी ज्यादा साइज किसका? O2 का, मतलब O2- का। तो ये आपका ऑर्डर होगा जो कि चार्जेस एटॉमिक रेडियाई को लेकर होगा, क्योंकि कैटायन का साइज सबसे छोटा होगा और कैटायन में भी चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा, फिर एनायन का साइज उससे बड़ा होगा और एनायन में भी जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज बड़ा होगा। तो यहां पर देख लेते हैं ऑर्डर, Mg2+, Na+, F- O2-। हियर वी हैव द आंसर ऑप्शन बी।
तो भाई ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी का। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे फिर हम चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। ओके, तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हम चलते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन आर 17.42 एंड 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फ्लोरीन की दे रखी है, IE कितना दे रखा है 17.42 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA आपको दे रखा है कितना 3.45, ठीक है 3.45 एंड दैट टू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही होंगे, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आपको दे दिया गया है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ऑन मुलिकन स्केल एंड पॉलिंग स्केल? अच्छा, मुलिकन स्केल जिसको हम काई एम से डिनोट करते हैं और पॉलिंग स्केल का आपको रेशियो बताना है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, मुलिकन स्केल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मुलिकन स्केल से आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हमें मुलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी। कैसे? मुलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 17.42 प्लस 3.45 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा यहां पर? अगर इसको कैलकुलेट करें 17.42 प्लस 3.45 डिवाइडेड बाय 2 10.43, तो ये 10.43 हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिल गई। सो दिस इज 10.43, वी हैव दिस एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसमें 10.35 में हमें पता है कि मुलिकन स्केल जो होता है वो 2.8 टाइम्स होता है ऑफ द पॉलिंग स्केल। सो वी नो मुलिकन स्केल इज बेसिकली 2.8 टाइम्स ऑफ पॉलिंग स्केल। तो इसका मतलब पॉलिंग स्केल कैन बी रिटन एज मुलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपॉन 2.8। तो पॉलिंग स्केल कितना आ जाएगा? मुलिकन स्केल पर कितना? 10.43, तो 10.43 अपॉन 2.8, तो ये पॉलिंग स्केल की रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। अब हमें उसमें रेशियो पूछा है, तो वैसे तो रेशियो क्लियर होता है, वो तो स्केलिंग कुछ भी उसका 2.8 टाइम्स ही होगा। तो जो मुलिकन स्केल है वो अगर पॉलिंग स्केल अगर 1 है तो मुलिकन स्केल 2.8 टाइम्स होगी। तो मुलिकन स्केल इस टू पॉलिंग स्केल का जो रेशियो होगा वो 2.80:1 होगा, यानी कि ए ऑप्शन हर हाल में करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर तो हमको निकालना भी नहीं है, क्योंकि हमें तो सिंपल ये चीज पता है कि दोनों के बीच में जो रेशियो रहेगा वो 2.80 ही रहेगा, क्योंकि जो मुलिकन स्केल है वो पॉलिंग स्केल का 2.80 टाइम्स होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप निकाल भी सकते हो प्रॉपर, और सिंपल रेशियो पूछा है तो हम सिंपल रेशियो भी निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, जो कि 2.80:1 होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हियर ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली अवर करेक्ट आंसर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? सो वी हैव थर्ड क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर्स ऑफ वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन आर रिस्पेक्टिवली 23, 24, 25 एंड 26. Which one of these may be expected to have the highest second ionization energy? आपको ये बताना है इनमें से किसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। कौन कौन से एटम है हमारे पास? वैनेडियम, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो आर्गन तक तो ये फॉलो करेगा, उसके बाद फॉलो करता है ये 4s2, 19 और 20, और ये हो जाएगा 3d3, 3d3। वैनेडियम के बाद कौन सा दिया हुआ है? क्रोमियम, क्रोमियम इस 24, आर्गन तक तो ये फॉलो करेगा, उसके बाद 4s1 हो जाएगा ये, और इट विल बिकम 3d5, तो ये 3d5 हो जाएगा। क्रोमियम के बाद दिया हुआ है आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 20, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन 26, आर्गन तक तो फॉलो करेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, फिर हो जाएगा 4s2, 20, और ये हो जाएगा 3d6, और लास्ट कौन सा दिया हुआ है आयरन के बाद? वैनेडियम, क्रोमियम, अच्छा मैंगनीज भी दिया हुआ था, ठीक है, मैंगनीज बीच में स्किप कर गया मैं, 25 होगा, ठीक है, मैंगनीज और लिख देते हैं, तो पहले मैंगनीज लिख देते हैं, 25 आर्गन तक एज इट इज, फिर हो जाएगा 4s2, और ये हो जाएगा 3d5, और फिर हो जाएगा आयरन 26 आर्गन तक एज इट इज, 4s2
3d6। अब वो कह रहे हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल लेंगे, तो सेकेंड एक एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लेते हैं। तो वेनेडियम हो जाएगा वेनेडियम प्लस, तो 4s2 हो जाएगा, सॉरी 3d3 हो जाएगा 3d1, तो 3d3 हो जाएगा 3d2, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये 3d2। क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया जो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से निकल गया, तो ये हो जाएगा कितना 3d4। सो दिस विल बिकम 3d4। सो ये 3d4 हो जाएगा क्योंकि d से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा 100%। फिर हो जाएगा मैंगनीज से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये हो जाएगा 3d4, तो ये भी हो जाएगा 3d4 क्योंकि इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये भी 3d4 हो जाएगा। आयरन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Fe प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3d5, तो ये हो जाएगा 3d5, तो ये 3d5। अब वो कह रहे हैं किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के हिसाब से आपको स्टेबल लगे, ताकि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो। क्योंकि देखो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कब ज्यादा होगी, जब जहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब 3d2, 3d4, 3d4 और 3d5 में Fe जो है वो 3d5 का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सो आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिमूविंग one electron, iron will Fe plus T plus will achieve stable configuration, will achieve stable configuration due to half filled d orbital, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि 3d में 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो इट विल हैव हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो इसके डी के 5 ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो कि हाफ फिल्ड है, सो इट विल बिकम हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। सो देयरफॉर it will require more ionization energy, it will require more ionization energy or in fact high ionization energy to remove the second electron, hence इसकी ionization energy सबसे ज्यादा होगी सेकेंड वाली। So we got the correct answer of Fe। तो Fe जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि Fe की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो होगी सबसे ज्यादा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो Fe की आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड वाली सबसे ज्यादा होगी, फर्स्ट के बाद क्योंकि 3d5 आ गया, ये कॉन्फ़िगरेशन 3d में जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो 3d से निकलेंगे, तो 3d5 जो हो गया वो एनर्जी आपकी सबसे ज्यादा हो गई। तो इस वजह से मतलब उसमें एनर्जी आपको सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि d का हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया। बाकी d4, d2 हाफ फील्ड नहीं है, d5 हाफ फील्ड है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको मेहनत लगेगी, इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट Fe की होगी। स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये था क्वेश्चन नंबर 3, टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। आयनाइजेशन वैल्यूज दे रखी हैं आपको किसकी, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकालने की, दैट इज 577.5 किलो जूल्स पर मोल, एंड डेल्टा एच दे रखा है। ओके, टोटल एंथैल्पी चेंज दे रखा है एल्यूमिनियम गैस का, एल्यूमिनियम प्लस 3 से 3 इलेक्ट्रॉन जिसमें निकलेंगे वो 5140 किलो जूल्स पर मोल है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी दी है और डेल्टा एच पूरी रिएक्शन का दिया है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो कहना चाहिए ये जो डेल्टा एच में है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर की आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो निकाले होंगे उसके बराबर की आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इट इज आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 3 इक्वल टू डेल्टा एच, जिसकी वैल्यू ये दी हुई है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज 2:3, सेकेंड और थर्ड की आयनाइजेशन एनर्जी का जो रेशियो है वो 2:3 है, देन द वैल्यू ऑफ I2 एंड I3 आर रिस्पेक्टिवली। हमें सेकेंड आयनाइजेशन और थर्ड निकालनी है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, जितनी केमिस्ट्री वो सामने दी हुई है। बस एक चीज और लगा दो यहां पर, I1 तुम्हें दिया हुआ है, देखो यहां से I1 निकला हुआ है सीधा 577.5 किलो जूल्स पर मोल,
और तुम्हें डेल्टा एच दिया हुआ है। डेल्टा एच पता है क्या होता है? IE1 तीनों आयनाइजेशन एनर्जी का सम, IE2 IE3 जो कितना दिया हुआ है 5140 अगेन दिस इज इन किलो जूल्स पर मोल, किलोजूल्स पर मोल। तो ये डेल्टा एच दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं अपन, अब यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा एच, IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 दिस शुड बी IE3 इक्वल टू 5140। अब एक और चीज दे रखी है इस वाले पार्ट से कि IE2 और IE3 का रेशियो 2:3 का दे रखा है। इनका डेटा का इस्तेमाल करके हमें IE2 और IE3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पहले हम डेल्टा एच वाला वैल्यू का यूज करते हैं। हमें दो इक्वेशन मिलेगी, दो अननोन से हम निकाल लेंगे। मैथ्स का क्वेश्चन हो गया ये यहां से, डेल्टा एच जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा IE1 प्लस डेल्टा IE2 प्लस IE3, नॉट डेल्टा बट आयनाइजेशन एनर्जी आई के फॉर्म में लिखी हुई है। सिंपल IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। IE1 हमें दिया हुआ डेटा रख लेते हैं, और ये टोटल एनर्जी दी हुई है 5140, तो ये भी रख लेंगे। तो दिस इंप्लाइज 577.5 प्लस IE2 प्लस IE3 will be equal to 5140. So this implies IE2 plus IE3 will be equal to 5140 minus 577.5 माइनस 577.5। इसको माइनस कर लेते हैं, तो 5140 माइनस 577.5 will come out to be 4562.5 4562.5। so this comes out to be 4562.5 IE2 plus IE3। अब हम IE2 को यहां से क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं IE2 को 2/3 टाइम्स ऑफ IE3। तो हम IE2 की जगह 2/3 टाइम्स ऑफ 2/3 टाइम्स ऑफ IE3 लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहां पर देखें, ये IE2 है, इसकी जगह लिख दो 2/3 टाइम्स ऑफ IE3 प्लस IE3, या IE3 एज इट इज इक्वल टू 4562.5, ठीक है। 2/3 IE3 और प्लस IE3 कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 1 कहना चाहिए, 2/3 प्लस 1, तो एलसीएम ले लेंगे तो इट विल बिकम 3। ये हो जाएगा 2 प्लस 3, क्योंकि यहां 1 है, तो 2 प्लस 3 ऑफ IE3 इक्वल टू 4562.5। दिस विल बिकम 5/3, तो IE3 यहां पर 5/3 हो जाएगा। मैथ से पूरा 5/3 ऑफ IE3 विल बी इक्वल टू दिस साइड, क्या था राइट हैंड साइड 4562.5 4562.5। तो यहां से IE3 क्या हो जाएगा 4562.5 into 3 divided by 5। तो दिस इज 4562.5 into 3 divided by 5, 2737.5 2737.5 किलो जूल्स पर मोल। ये भी किलो जूल्स पर मोल में सब चल रहा है, ठीक है। तो IE3 आपको मिल गया 2737.5 2737.5 किलो जूल्स पर मोल। क्या करें, किसी भी इक्वेशन में रख लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट IE2 निकालना है ना, तो 2/3 IE3 में रख लेते हैं। तो वी हैव दिस एज IE2 इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ IE3। सो यहां पर इट विल बिकम 2/3 टाइम्स ऑफ 2737.5। so this implies 2737.5 into 2 divided by 3 1825। तो this comes out to be 1825
किलो जूल्स पर मोल। ये पूरा मैथ्स का क्वेश्चन है। तो ये IE2 भी हमारा आ गया, ये हमारा IE3 आ गया, I1 सीधा क्वेश्चन में आ गया था। क्लियर हो गया? तो 1825 कैसे निकाला है? 2/3 टाइम्स ऑफ IE3। और I3 में क्या किया? ये जो 3 का सम दिया था हमें, उसमें हमने I1 की वैल्यू रख दी, I2 को I3 के टर्म्स में लिख लिया, और I3 तो I3 था ही। सॉल्व किया तो हमें I3 की वैल्यू भी मिल गई, बाद में 2/3 टाइम्स मारा तो I2 मिल गया, और I1 भी हमारा आ गया। तो I1 हमारा 577 है, IE1 हमारा 577 है। जो नहीं पूछा है उन्होंने सिर्फ वैल्यू ऑफ IE2 पूछा, और IE2 हमारे पास है 2737, और IE3 हमारे पास है 2737, और IE2 है 1825। तो 1825 एंड 2737.5, दिस इज द आंसर। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज वैल्यूज। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई 2737.5 एंड 18.25 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और बल्कि रिस्पेक्टिवली है ना, तो पहले I2 आना चाहिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। माय मिस्टेक, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सो वी हैव दिस एज ए ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि हमारा आयनाइजेशन सेकेंड एनर्जी जो आ रही है I2 वो 1825 आ रही है, तो पहले 1825 आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन। सो वी हैव दिस एज ए ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर, ये आंसर हो गया ए ऑप्शन 1825 एंड 2737.5। क्लियर हो गया? यहां पर पूरे कैलकुलेशन है। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका, इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लें यहां पर। ओके, तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया फोर्थ क्वेश्चन जिसको हमने यहां पर देखा था। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है ये बेसिकली, और कुछ नहीं है। बस आपको आयनाइजेशन एनर्जी को समझाया कि डेल्टा H जो होता है अल्टीमेटली वो तीनों आयनाइजेशन एनर्जी के सम के बराबर था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। आपको गलत ऑर्डर यहां पर तय करना है, जो प्रॉपर्टी सामने लिखी हुई हो उसके हिसाब से। देखो, मेटालिक रेडियस इंक्रीजिंग ट्रेंड में, वो भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बिल्कुल सही है। डाउन द ग्रुप मेटालिक रेडियस बढ़ता है, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक रेडियस बढ़ता है, तो मेटालिक रेडियस विल इंक्रीज, और ये बिल्कुल सही है, हेंस इट इज ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, और फ्लोरीन का उससे कम, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्लोरीन छोटा साइज है लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन अच्छे से नहीं कर सकता, क्योंकि 2p ऑर्बिटल में रखेगा तो छोटा 2p ऑर्बिटल के साइज में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे, इसलिए उतनी अच्छी एनर्जी नहीं रिलीज करेगा जितना क्लोरीन करेगा। फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये भी बिल्कुल ट्रू है, बी ऑप्शन भी बिल्कुल ट्रू है। थर्ड इज इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बोरॉन की कम, बोरॉन से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नहीं भैया, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए, फिर नाइट्रोजन होना चाहिए, फिर नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन अगर देखोगे तो इट इज 2s2 2p3, और 2s2 2p3 है, मतलब p हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन से हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते। निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। किससे ज्यादा देनी पड़ेगी? आगे वाले ग्रुप से, नहीं तो अदरवाइज आगे वाले ग्रुप की एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि साइज घटता है, लेकिन ग्रुप 16 वालों से ज्यादा होगी नाइट्रोजन की, क्योंकि हाफ फिल्ड है। और ग्रुप 16 में कौन है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कम होगी, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, तो ये ट्रेंड फॉल्स है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि सही ऑर्डर क्या होगा? सही ऑर्डर भी लिख दो यहां पर, बोरॉन से ज्यादा, बोरॉन की सबसे कम आयनाइजेशन, फिर कार्बन की, फिर ऑक्सीजन की, सबसे कम नाइट्रोजन की, ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये हाफ फिल्ड है, तो इस हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सबसे ज्यादा एनर्जी आपको नाइट्रोजन को देनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा। तो इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये बिल्कुल सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये करेक्ट ऑर्डर, इनकरेक्ट ऑर्डर था, ट्रेंड जो था वो इनकरेक्ट यहां पर दिया था।
ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है। देन एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम +F-, इंक्रीजिंग आयोनिक साइज, बिल्कुल सही है। कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। कैटायन में भी जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका सबसे छोटा साइज होगा, तो ये ट्रेंड भी सही है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, इसलिए ये डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑर्डर फॉल्स है, वो है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आगे चलते हैं, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट का। इसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखोगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसी कंसेप्ट वैसी ट्रेंड पर क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर मतलब पिछले कुछ सालों में जो आईआईटी में सवाल आए उनको कुछ डिस्कस करते हैं ईयर बाय ईयर। जेईई मेन 2018 का सवाल है, देखो जेईई मेन 2018 का सवाल है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सेवरल सिमिलर प्रॉपर्टीज। लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप में आते हैं, इसलिए सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं ड्यू टू देयर डायगोनल रिलेशनशिप। हाउएवर द वन विच इज इनकरेक्ट है, अच्छा इनमें से कोई चीज होगी जो इनकरेक्ट होगी वो बताना है। बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट्स, बेसिक कार्बोनेट्स, भैया लिथियम बेसिक कार्बोनेट नहीं बनाता, मैग्नीशियम बनाता है, बिल्कुल मैग्नीशियम का बेसिक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट आयन के साथ CO3 2- के साथ अगर वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो बेसिकली बनाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 डॉट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, मतलब बेसिकली ये बेसिक कार्बोनेट बनेगा। बट लिथियम कैन नॉट फॉर्म बेसिक कार्बोनेट, बट लिथियम कैन नॉट फॉर्म बेसिक कार्बोनेट, तो पहले ही ऑप्शन हमारा सही है। इनकरेक्ट कौन है कि लिथियम बेसिक कार्बोनेट नहीं बना सकता, लिथियम कैन नॉट फॉर्म बेसिक कार्बोनेट, बट लिथियम कैन नॉट फॉर्म बेसिक कार्बोनेट, तो लिथियम बेसिक कार्बोनेट नहीं बना सकता। सो बोथ फॉर्म्स बेसिक कार्बोनेट, ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स, एंड हेंस यही हमारा करेक्ट आंसर है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। बोथ फॉर्म सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स, हाँ सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स दोनों के होते हैं, डिसॉल्व रहते हैं। बोथ फॉर्म नाइट्राइड्स, लिथियम नाइट्राइड मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, lithium nitrate is Le3N2. Nitrates of both lithium and magnesium yields NO2 and O2 on heating, बिल्कुल nitrates LiNO3 LiNO3 हीट करोगे आप तो आपको लिथियम का ऑक्साइड मिलेगा प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, बिल्कुल सही। सिमिलरली मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा MgNO3, हीट करोगे आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस O2 मिलेगा, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, तो ये भी ट्रू है। तो हेंस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ए, क्योंकि बाई जो बेसिक कार्बोनेट्स होता है वो मैग्नीशियम बना लेता है, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बट लिथियम नहीं बनाता, तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। बट दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप में ये आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। लेट्स मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन नाउ। आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच विल बी योर सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन यहां पर देखते हैं क्या कहता है। द आयोनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम ऑफ नाइट्राइड आयन O2- एंड F- रिस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल है, एक बात तो कंफर्म है कि जो आयोनिक रेडियाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द चार्ज ऑन एन आयन। जितना ज्यादा चार्ज एन आयन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो नाइट्राइड आयन में भी 10, O2- में भी 10, F- में भी 10, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आयोनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एन आयन। चार्ज एन आयन का किसका ज्यादा है, नाइट्राइड आयन का, और कम किसका है, फ्लोराइड आयन का। तो फ्लोराइड आयन सबसे कम, उससे ज्यादा O2-, उससे ज्यादा N3-। अब अपन वैल्यू वाइज देख लेते हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1.36, तो 1.36 इसका हो गया, उसके बाद 1.40 इसका हो गया, और सबसे बड़ा किसका हो गया 1.71 का एटॉमिक रेडियाई नाइट्राइड आयन का। तो F- O2- N3-, तो F- इज 1.36, F- इज 1.36, सबसे लास्ट में आना चाहिए रिस्पेक्टिवली। फिर O2- 1.40 और 1.71, ठीक है। तो 1.71, 1.40, 1.36, 1.71, 1.40, 1.36, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन मिल गया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मिल गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया करेक्ट आंसर कैसे हुआ सी, क्योंकि एनायन का साइज
उसका ज्यादा होगा जिसपे ज्यादा चार्ज होंगे। तो नाइट्राइड आयन के ऊपर सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, उससे छोटा O2 माइनस, दिस इज माइनस O2 माइनस, फिर सबसे छोटा फ्लोरीन माइनस। अब इसमें सबसे छोटा साइज 1.36 था, तो फ्लोराइड आयन का हो गया 1.36, ऑक्साइड आयन का हो गया 1.40 और सबसे बड़ा नाइट्राइड आयन का एटॉमिक साइज निकलेगा जो 1.71 होगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो नाइट्राइड आयन O2 माइनस F माइनस हमें ये ऑर्डर देना था 1.70, 1.40, 1.36। ये ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जेई मेन इससे पहले वाला क्वेश्चन किसमें आया था? ये आया था जेई मेन 2015 में। अब आ गया जेई मेन 2016 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? इनमें से सबसे हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसके पास है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास है? ठीक है, जेई मेन 2016 का सवाल है। आपके पास है सोडियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, रूबिडियम। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, और ये सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सिवाय स्कैंडियम को छोड़ के। स्कैंडियम की सबसे ज्यादा होती है फर्स्ट ग्रुप में। तो स्कैंडियम को अगर हम छोड़ दें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीशियम और फ्रेंशियम, ये बेसिकली ग्रुप होता है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीशियम और फ्रेंशियम, ये ग्रुप 1 में है। तो Na, पोटेशियम, रूबिडियम ग्रुप 1 में। स्कैंडियम इज नॉट इन ग्रुप 1, ये तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो स्कैंडियम को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं एक्सेप्ट स्कैंडियम। ये सभी ग्रुप 1 में, और डाउन द ग्रुप सबका रेडियस बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट घटेगा, तो ये राइट साइड में स्कैंडियम। तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी सबसे ज्यादा, तो स्कैंडियम की सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम की ज्यादा, उससे मतलब उस स्कैंडियम से कम लेकिन बाकियों से ज्यादा, फिर पोटेशियम, और सबसे कम रूबिडियम की, सबसे कम रूबिडियम की, सबसे कम रूबिडियम की। क्लियर हो गया? तो ये तो इसलिए क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम यही ऑर्डर फॉलो करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। और स्कैंडियम की सबसे ज्यादा, क्योंकि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट भी नहीं है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और राइट साइड है, तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि एटॉमिक साइज घटता है। तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, तो स्कैंडियम की सबसे ज्यादा, हेंस सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, स्कैंडियम इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, जो कि है जेई मेन 2013 का सवाल। 2013 का सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। एटॉमिक साइज पर हम अगर गौर करें तो जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब आपके पास है कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम एंड आर्गन, ठीक है। अलग अलग ग्रुप, अलग अलग पीरियड के एलिमेंट्स है, ठीक है। नाउ वी हैव कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। क्लियर हो गया? फिर हमारे पास आते हैं कौन? कैल्शियम में आगे चलोगे तो कैल्शियम के पीछे चलोगे इनफैक्ट, तो आपको मिलेगा यहां पर कहीं सल्फर, इसके नीचे इसके साथ सेलेनियम, तो ये सेलेनियम, और आर्गन, तो आर्गन आपको यहां कहीं मिलेगा, सल्फर के पीरियड में आर्गन, ये आर्गन हो गया। तो ये आपका ऑर्डर हो गया, बेसिकली जो आपको दिख रहा है ये ऑर्डर हो गया आपका। तो कैल्शियम, तो सबसे पहले देखो पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम सबसे ऊपर, फिर आ गया लिथियम, फिर आ गया बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, वहां तक कुछ नहीं है। सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ट इसके ऊपर आएगा मैग्नीशियम, जो दिया नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, यहां कहीं सिलिकॉन और सल्फर, सल्फर कहीं आएगा, ठीक है। क्लोरीन, आर्गन, फिर यहां क्लोरीन, फिर आर्गन, ठीक है। सल्फर के नीचे आएगा सेलेनियम, क्योंकि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम यही ग्रुप में आते हैं, तो इसके नीचे आएगा सेलेनियम, जो कि कैल्शियम के साथ वाले ग्रुप में होगा, कैल्शियम के साथ वाले ग्रुप में होगा। अब देखो इनमें सबसे ज्यादा साइज किसका है? बेरियम का, तो बेरियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगा, और आर्गन का सबसे ज्यादा होगा डायगोनल में, तो आर्गन का आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा,
ये हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सो दिस विल बी हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये एक चीज हो गई। इसकी सबसे कम लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको सबसे कम, ठीक है। तो सबसे कम बेरियम की, बेरियम कहां है सबसे कम, ये रहा, और आर्गन की सबसे ज्यादा ये रहा, मतलब बी ऑप्शन हर एंगल से सही है। अब यहां से पीछे जाते जाओगे, स्ट्रॉन्शियम तो है नहीं तो स्ट्रॉन्शियम को हटा दो, बेरियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सेलेनियम, सेलेनियम के बाद सल्फर, सल्फर के बाद आर्गन, ये ऑर्डर होगा, बेरियम, कैल्शियम, सेलेनियम, सल्फर और आर्गन। हर हाल में बी ऑप्शन हमारा सही है। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, विच इज योर बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो वी गॉट दिस एज बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था जेईई मेन 2013 का। नाउ जेईई मेन 2013 का फिफ्थ क्वेश्चन भी है हमारे पास। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो जेईई मेन 2013 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मतलब सोडियम को अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देते हो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी देते हो, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो देखो ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है। जितनी एनर्जी किसी एटम को हम देते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उतनी एनर्जी हमें वापस भी मिल जाएगी जब वो एटम इलेक्ट्रॉन को वापस गेन करेगा। मतलब कहना चाहिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। बस इतना डिफरेंस है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी गेन होती है, इसलिए सिर्फ साइन का अंतर होगा, तो ये माइनस में होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी फर्स्ट कितनी है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इंश्योर करो ये प्लस में, तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसी की -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि ये अगर पीछे जाएगा लेकर तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Na+ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Na में कन्वर्ट होगा, तो ये कितना -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन कर लेगा। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, और ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है कंसेप्ट कि जितनी एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दे रहे हो, उतनी एनर्जी आपको वापस भी मिल जाएगी जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उतनी एनर्जी वापस भी मिल जाएगी। तो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा नेगेटिव में, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव 5.1 थी, तो ये नेगेटिव 5.1। जेईई मेन 2013 का सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हमारा वीडियो कंक्लूड होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे तो यहां पर हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, जहां पर हम लोगों ने डे 18 का टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक टेबल, केमिकल पीरियड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी है। और यही जो एक चैप्टर होगा इंपॉर्टेंट होगा जेईई मेंस में, क्योंकि इस पर ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बाकी अगर YouTube पर आप कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो तो सबसे बेहतर तरीका है मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर विजिट करके सारे लेक्चर्स को देखना। जैसे आप magnetbrains.com पर आओगे, IIT JEE सेक्शन में जाओगे, आपको वहां पर क्रैश कोर्स दिखेगा। रेगुलर JEE के कोर्सेज भी मिलेंगे, लेकिन आपको क्रैश कोर्स भी दिखेगा। क्रैश कोर्स पर जैसे आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के डे वाइज पूरे सीक्वेंस में 40 दिन का क्रैश कोर्स डे वाइज आपको आ जाएगा, प्रॉपर सीक्वेंस में आएगा, सो दैट आप कोई लेक्चर मिस आउट ना करो, कोई डे आपका मिस आउट ना हो इस 40 डेज के क्रैश कोर्स में। तो वो सभी लेक्चर्स आप देख सकते हो सीक्वेंस में। और ऐसा नहीं है कि मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन लेना है या कोई पैकेज बाय करना है, कोई कोड लगाना है, कुछ नहीं। 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेटब्रेन्स पर। एक दो चैप्टर नहीं, बल्कि कंप्लीट पैकेज आपको फ्री एजुकेशन का मिलता है मैग्नेटब्रेन्स पर, जहां पर क्वालिटी कंटेंट और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस मिलते हैं। किसी भी वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपको हाई क्वालिटी का वीडियो मिलेगा, इस तरीके से बफर फ्री वीडियो रन होगा। साथ ही मैग्नेटब्रेन्स के IIT JEE और नीट के चैनल पर ना सिर्फ JEE की बल्कि नीट की भी तैयारी चल रही है, और नीट का क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा। तो जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जो एक JEE के लिए या नीट के लिए एक एक्सक्लूसिव चैनल की तलाश में हो, जहां पर रेगुलर वीडियोस मिले, कंसिस्टेंट वीडियोस मिले, क्वालिटी कंटेंट मिले, क्रैश कोर्स
अगर 40 दिन में उनको कंप्लीट करना है अपना JEE और नीट का सिलेबस, तो उन तक ये वीडियो का लिंक और इस चैनल का लिंक जरूर पहुंचाएं। पहले खुद भी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और फिर चैनल का लिंक लोगों तक शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।